बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुशामदीद। मैं हूँ सलमान हसन। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी दुनिया का फोकस एक आलमी मसले पर है। हम सब जानते हैं इस मसले के बारे में, और ये आज से नहीं है, ये है इसराइल और फ़लस्तीन का मसला, जिसमें कभी शिद्दत आ जाती है तो कभी कभी हम देख रहे होते हैं कि ट्रूस भी वाक़ हो जाते हैं। इन दिनों शदीद झड़पें जारी हैं, और वो इलाका गज़ा का जहाँ पर हम देखते हैं कि महज 23 लाख फ़लस्तीनी जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल तस्वुर की जाती है। और अब न सिर्फ ये ओपन जेल है, बल्कि यहाँ पर इसराइली बर्बरियत से बुरी तरह नुकसान पहुँचाया जा रहा है। न सिर्फ ये कि माली नुकसान पहुँचाया जा रहा है, बल्कि जानी नुकसान भी पहुँच रहा है। अब तक की इतलात के मुताबिक इन झड़पों में 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। जो मनाज़िर इस वक्त आप देख रहे हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है, क्योंकि ये जो मंज़र है ये हर गली कूचे का मंज़र है, ये हर इलाके का मंज़र है। और हम यही देख रहे हैं कि दूसरी जानिब से जो बर्बरियत है वो थमने का नाम नहीं ले रही। बैनुल अक़वामी प्रेशर भी काम नहीं कर रहा, मुलाकातें भी जो हैं वो किसी किस्म के जो ट्रूस है उसमें सूदमंद साबित नहीं हो रही हैं। ये मामला किस तरह रुकेगा, कैसे रुकेगा, इस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। और अलावा अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो आसरा और उम्मीद लेके, उम्मीद पाकिस्तान में सवार होकर वापस 21 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं, और उससे पहले तमाम तर तैयारियां जो हैं वो उनकी मुकम्मल की जा रही हैं। गो के ये कहा गया था नून लीग की तरफ से कि अब कोई जो है वो जलसा जुलूस नहीं होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज ही शहबाज शरीफ साहब ने शेखुपुरा में जो है वो खिताब किया है। वहाँ उन्होंने क्या गुफ्तगू की, क्या बातें की, ये भी आपके साथ हम यकीनी तौर पर शेयर करेंगे। और इस तमाम तर सूरत हाल में क्या जो अवाम हैं वो जनवरी के आखिर में इलेक्शन देख लेंगे, क्योंकि अब एतराज़ ये हो रहा है कि जी जनवरी जो है वो बहुत सर्द महीना होता है, बाज़ इलाकों में धुंध होती है और बाज़ इलाकों में बर्फ़ पड़ी होती है। लोग इन महीनों में अपने इलाकों को छोड़ के दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं, और इसमें एतराज़ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी आ रहा है। जवाब में जो वज़ीर आज़म है निगरान अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने कहा है कि वो इंतखाबात जनवरी के आखिर में होते देख रहे हैं। तो ये जो है वो किस नहज पे बात पहुँचेगी और अवामी मसाइल जो हैं वो किस तरह से हल होंगे, इसी पर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आप सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। वेलकम करते हैं सर आपको। सेनेटर सहर कामरान साहिबा हैं, पीपल्स पार्टी की आप सीनियर रहनुमा हैं। और मशरिक़ वस्ता उमूर के माहिर जनाब मंसूर जाफ़र साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, जबकि हमारे साथ तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब जो हैं वो भी मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर शामिल होंगे। तो सबसे पहले ज़रा हम जिक्र कर लेते हैं, आप तमाम मेहमानों की इजाज़त से मैं ज़रा मंसूर जाफ़र साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। सर मंसूर साहब, ये आज का मसला है नहीं, और हमने यही देखा है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि कभी एकदम से इसमें शिद्दत आती है, कभी जो है वो 34 रोज़ा जंग शुरू हो जाती है लबनान के साथ, और कभी जो है वो हमास की तरफ से हमले हो जाते हैं। इस बार ये जो हमला हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि हमास को अब जो इसराइल है वो सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है, और इसी के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, ये एक ऐसा ख्वाब है इसराइलियों का और उनकी क़यादत का कि वो अरबों के हवाले से एक अरसे से देखती चली आई है। उनके एक वज़ीर आज़म थे शिमोन, आर्मी चीफ़ जो है एरियल शरोन, उनका ये ख्याल था, उनकी ये पब्लिक स्टेटमेंट है कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि ये जो अरब हैं ये तमाम के तमाम जो है बहरा अहमर और बहरा अरब में जो है वो डूब मरे हैं, और हम इसराइल पर मुकम्मल हमारा कब्ज़ा हो गया है। तो इसी ख्वाब को लेकर जो है इस वक्त इसराइली जो फ़ौजी मशीन है, जंगी मशीन है, उन्होंने गज़ा पर जो है वो चढ़ाई की है, और मुसलसल 7वां रोज़ है कि उन्होंने एक आतिशो आहन की जो है वो 23 लाख की आबादी वाले इस गुंजान आबाद तरीन जो स्ट्रिप है 365 स्क्वायर किलोमीटर की, उसको उन्होंने रबल का ढेर बना के रख दिया है। और ज़मीनी हमलों के हवाले से बड़े ऐलानात और इस नौइयत की तैयारियां हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इसराइल जो है वो कभी भी, ख़ास तौर पे जो उनकी आर्मी है, वो कभी भी किसी हॉट बेड पे, हॉट सरफेस पे, जगह पे कदम नहीं रखती। और ये जो गज़ा है उनके लिए माजी का नाइटमेयर है, क्योंकि 2005 में यहाँ पे उनकी जो यहूदी बस्तियाँ थी वो इन्हीं मज़ाहमतकारों के हमलों से तंग आके वो इनके हवाले करके तर्क करके यहाँ से जा चुके थे। और यही वजह है कि उन्होंने अब गज़ा की इस सरहद से तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूर जो है एक बफर जोन क्रिएट करके उसके बाद यहूदी बस्तियाँ आबाद की थी, लेकिन वो फिर भी उसमें महफूज नहीं रहे। 7 तारीख को हमास के जंगजुओं ने जो है वो एक दलेराना जद्दोजहद के ज़रिए उस सारी बाढ़ को, कि जिसके बारे में वो दुनिया भर में
अपनी शेखियाँ भगाड़ते नहीं थकते कि ये इंतहाई सिक्योर्ड है और इसमें इंतहाई सर्वेलियंस है, इसके करीब कोई नहीं पटक सकता। लेकिन चश्मे फलक ने देखा और उसके तवज्जो से दुनिया के कैमरों के ज़रिए सब ने देखा कि किस अंदाज से हमास के जो जंगजू थे वो ग्लाइडर्स के ज़रिए, वो मोटरसाइकिलों के ज़रिए, जीपों के ज़रिए जो है वो इस फोर्टिफाइड वाल को रोनते हुए जो है वो तकरीबन 26 किलोमीटर अंदर तक जो है वो जाके उन्होंने यहूदी बस्तियों में जो आबादकार बुनियादी तौर पे वो मुसल्ला जत्थे हैं, वो सारे के सारे मिलिट्री ट्रेंड हैं और उन पर फ़ौजी तरबियत लाजमी है, लिहाजा उन्हें सिविलियन कहना जो है वो इंतहाई नाइंसाफ़ी है। वो तमाम के तमाम जो है वो कॉम्बैट आर्मी के लोग हैं जो वहाँ पे फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को अजीरन किए हुए हैं, चाहे वो गरब उर्दन के इलाके में जो यहूदी बस्तियाँ हैं वहाँ रहने वाले यहूदी आबादकार हों या वो इसराइल के अंदर ओवरऑल, क्योंकि उनके हर बालिग जो शहरी है उसके लिए 17 साल का उसके लिए 32 जो माह की जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो लाजमी और ख़वातीन के लिए 24 माह की। और तमाम अच्छा मंसूर साहब सर साथ ही रहिएगा। मैं एक और, क्योंकि ये ज़ाहिर प्लान जो है वो क्या नज़र आ रहा है, जब भी हमने देखा है खुर्रम रोकड़ी साहब सर, जाहिर सी बात है इसके बराह रास्त असरात होते हैं। पाकिस्तान में हम हमेशा ये देखते हैं कि जैसे ही फ़लस्तीन में दोबारा से कोई इस तरह की शदीद तरीन लड़ाइयाँ या शिद्दत इख्तियार करती हैं, इस तरह की जंगें, तो पाकिस्तानी माशरा जाहिर सी बात है कि वो रिस्पॉन्ड भी करता है। और हम ये भी देखते हैं कि एक हम जो है शायद तबकात में बटे नज़र आते हैं। आप भी सर एग्री करेंगे कि हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ऑल इन ऑल हम कहते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, नहीं, ऐसे अनासिर भी हैं जो हमास को इस मसले का जो है ना वो कसूरवार ठहराते हैं कि हमास जो है वो मिलिटेंट विंग है, हमास जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है फ़लस्तीनियों की जो कि गज़ा में ख़ास कर रहते हैं। आप एग्री करेंगे सर? नहीं, मैं और मेरा पर्सपेक्टिव और है जी। अच्छा। मैं क्योंकि इस जो मिलिट्री है, मेरा बैकग्राउंड में मैं वो भी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। बात ये है जी कि जितनी बातें भाई ने की वो सारी जस्टिफाइड हैं। इसराइल का एजेंडा जस्टिफाइड है, उनका ग्रेटर इसराइल का एजेंडा जस्टिफाइड है। लेकिन इस वक्त जो बच्चे, कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं कल 2-3 दिनों के अंदर, इन जज्बाती कलाम और जज्बाती नारों और यहाँ से हम यूं कर देंगे, हम वहाँ से यूं कर देंगे, हम यहाँ से यहाँ कर देंगे, वो जो बच्चों के साथ वहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये सारा कलाम यहीं पर रहेगा। आफ्टर 4-5 डेज़ फिर कोई क्रिकेट मैच आएगा, लोग उसके अंदर बिजी हो जाएंगे और ये जो हमारी जज्बाती जो नाराबाजी है ये इज़ ऑफ नो यूज़। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, हमास है या हू एवर, कोई भी जो काम है, हमारा जो रिश्ता है फ़लस्तीनियों के साथ वो किस बुनियाद पे, वाई वी फील ऑफेंडेड, वाई वी फील वरिड अबाउट देम, इसलिए कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। अब इस्लाम का ये हुक्म है कि हर वो काम कि जिसके करने के साथ पब्लिक ऑफ यानी आमत उन्नास के लिए मुजरात बहुत बढ़ जाएं और चीज़ उनके लिए डिस्टर्बेंस में चली जाए और वो लोग मसाइल का शिकार हो जाएं, तो आप वो अच्छा काम भी नहीं करेंगे। ये कोड है आपके दीन का। आप वो काम कि जिसके करने से ऐसी डिफ़िकल्टीज आ जाएं पब्लिक के लिए। अब वो जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उन लोगों के लिए, मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जो तमाम जो नारे मारते रहे कि आपको जी हम यूं सपोर्ट करेंगे, आपको यहां सपोर्ट करेंगे, वो मुल्क कहां पे हैं? पॉइंट नंबर 2, आपका एक पीस प्रोसेस चल रहा था और आप एक अच्छे पीस प्रोसेस की तरफ जा रहे थे और आपको ये मालूम है, हम तमाम को मालूम है कि फ़लस्तीन के अंदर वो जो हमारे बहन भाई हैं वो मिलिट्री के अंदर या इस कॉन्डक्ट के अंदर इसराइल उन पे हावी है। अब जब एक पीस प्रोसेस चल रहा था और पूरा वेस्ट की जो पब्लिक है, मैं अगेन कहूंगा, मैं वेस्ट की गवर्नमेंट नहीं कह रहा हूं, मैं वेस्ट की जो पब्लिक है, पब्लिक वेस्ट की आपके उस पीस प्रोसेस को और फ़लस्तीनियों के उस नैरेटिव को बहुत अच्छे तरीके से लेके आगे चल रही थी और ताकि अमन हो। अब कब तक होगा अल्लाह आलम, क्योंकि जो प्रोफेसीज हैं मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं बात करूं इस वक्त जो हो रहा है कि पीस प्रोसेस हो रहा था, वो तमाम पीस प्रोसेस गया। आपके तमाम फ़लस्तीनियों को इस वक्त ऐसी वीडियोस, ऐसे क्लिप्स आ रहे हैं, उनको फिर आप पूरी दुनिया के अंदर वो जस्टिफाई करेंगे कि देखें हम जो आपको इनके बारे में कहते हैं वो बेहतर है। ना आपका मीडिया उनसे तकड़ा है, ना आपका जो नैरेटिव है उनसे तकड़ा है। और इन अल्टीमेटली सर इसकी मैं एक एग्जांपल, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है। इसकी एग्जांपल देते हुए मैं सहर कामन साहब की तरफ जाऊंगा। सहर साहबा, पिछले कुछ दिनों से जब से ये मसला शुरू हुआ है, हम देख रहे हैं कि स्पेशली ट्विटर या जो एक्स अब कहलाता है, उस पर ख़ास तौर पे मैं बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी टाइमलाइन पे शो हो रहे हैं और वहाँ मैं देख रहा हूँ कि जी इसराइल के हक़ में वहाँ पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है,
वहाँ पर जो वीडियोस लगाई जाती हैं उनके अपने अपने मतालिब निकाले जाते हैं और उन जो वीडियोस हैं उनके ऊपर लाखों बल्कि मिलियंस में कह लीजिए कि व्यूज़ हैं। तो वही जो भी रोकड़ी साहब कह रहे हैं कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो तैयारी थी हमास की वो सिर्फ ये थी कि जी हम पाइपलाइनें जो हैं वो निकाल के उसके रॉकेट्स बना के और हम हमला आवर तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो एकदम जो जवाब आएगा उसको क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे और इसमें दुनिया जो है वो हमारे साथ किस हद तक खड़ी होगी? देखिए सलमान, इसमें कुछ अहम बातें। एक तो पहली बात यह है कि एक जो हुकूमतों का रवैया है और एक आप जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा आ रहा है और एक आपने राय आमा देखी है जो अवाम की पल्स है। अगर आप इसको सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दें, आप अरब कंट्रीज में देख लें, आप लेबनान, सीरिया, ओमान, आप जहाँ पे भी देखेंगे, कतर, आप तुर्की, आप जहाँ पे भी देखेंगे आपको पब्लिक पल्स और राय आमा जो है वो फलस्तीन के साथ नजर आएगी। बिल्कुल जो है इस बात में कोई शक नहीं है कि वो लोग जो है मीडिया कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत एडवांस्ड हैं और हमारे अंदर सलाहियतों की कमी तो नहीं है, डायरेक्शन की कमी जरूर है कि हमने इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं की। अब इस वक्त जो सबसे आप जो अहम चीज़ें हैं देखने वाली वो ये हैं कि इस वक्त जो है जो इंसानियत के इदारे हैं या वो आलमी इदारे जिनको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है वो खामोश हैं। और आप ये देखिए कि जो है फास्फोरस बम गिराए जा रहे हैं, ठीक है, फलस्तीनियों के ऊपर जो है वो अभी आज का जो फिगर था 1799 जो है वो शहादतें थी, जिनमें 583 ये 4 बजे तक का जुमे का फिगर है, 583 बच्चे हैं और 51 खवातीन हैं। लेकिन वो जो आवाजें उठाने वाले हैं जो कि ये ऐड चला रहे हैं, जो कि प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कुछ फुटेजेस को, वो इनको नहीं देख रहे। अब मसला ये है कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक ने या OIC ने एक आवाज भी नहीं, मैं ये कहती हूँ आप जंग की बात ना करें, एक आवाज की जो कुव्वत होती है ना वो भी नहीं दिखाई कि एक ऐसी कुव्वत दिखाएं जिससे एक राय आमा जो आपके अवाम की है वो ट्रांसलेट हो जाए आपकी स्टेट पावर के अंदर, जो कि आपकी देखें इसके कुछ जो है नुकसान बहुत ज्यादा हैं। और ये जो अभी एक जो बात कही थी मंसूर जाफर साहब ने कि जो एक इसराइल का इरादा है शुरू से कि जी हम तमाम मुस्लिम ममालिक जो है उन पे काबिज हो जाएं, तो मैं ये कहूंगी कि ये हमास का हमला, मैं कहूंगी कि ठीक है जरूरत नहीं थी, लेकिन पीस प्रोसेस को, मैं सऊदी अरेबिया में 20 साल रही हूँ, 20 साल से भी ज्यादा पीस प्रोसेस की बातें मैं सुनती रही हूँ, मैंने उसको अमली जामा पहनते हुए नहीं देखा। और जिस तरीके से हम रोजाना कश्मीर की एट्रोसिटीज की बात करते हैं, ऐसे ही रोजाना गजा में एट्रोसिटीज होती हैं, अमन तो कहीं नहीं है, यानी उनसे उनके जीने का हक तो छीना हुआ है। अब एक मौका है कि आप, मैं कहूंगी कि जंग हल नहीं है, लेकिन आप आगे देखें कि ये एस्केलेट कर रही है, ये एस्केलेट कर रही है क्योंकि आवाजें अब आपको शाम से भी आ रही हैं, आपको ईरान से भी आ रही हैं, आपको तुर्की से भी आ रही हैं। और आप ये देखें कि आज एक इजरायली डिप्लोमेट चाइना के शहर बीजिंग में उसके ऊपर हमला हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको रशिया से भी आ रही हैं। यकीनन उनका इंटरेस्ट जो है वो फलस्तीन नहीं होगा, लेकिन उनका इंटरेस्ट एंटी US जरूर होगा। तो अब मसला ये कि क्या हमारे जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो बैठ के कोई ऐसा बयानिया भी बना सकते हैं जो उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा करे? इसका इजराइल को क्या नुकसान हुआ? पहली बात यह कि इजराइल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था मुस्लिम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करके अपने फायदे के लिए, मुस्लिम ममालिक के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, वो समझे कि वो प्रोसेस रुक गया है। दूसरी चीज जो ये कॉरिडोर बन रहा था, चाहे वो आप उसको इकोनॉमिक कॉरिडोर कहें या तिजारती कॉरिडोर कहें या एक कॉरिडोर जो कि इजराइल को मिला रहा था, ये उसका वही प्लान था कि मुस्लिम ममालिक को बहराए अमर में गर्क करने वाला। वो कॉरिडोर अब नहीं बनेगा क्योंकि मुस्लिम ममालिक अपने अवाम की पल्स के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकेंगे। टूटी आवाज, छोटी आवाज, बड़ी आवाज, उनको अवाम की आवाज में आवाज मिलाना होगा और अपने एक्शंस को देखना होगा। अब जो ओनली एक जो चीज चाहिए, अगर आज हम एक स्ट्रेटेजी बना के मुस्लिम ममालिक एक पावरफुल स्टेटमेंट भी दे दें, तो मैं आपको बताऊं कि उस पावरफुल स्टेटमेंट के साथ जो ये ब्लॉक है चाइना का, रशिया का, ये शामिल होता है। आपको जंग करने की जरूरत नहीं है, ये जंग रुक जाएगी, ये हल की तरफ जाएगी। और वो जो एक प्रोसेस रुका हुआ था, पीस प्रोसेस, एक जमाने से आप उसको देखेंगे अमली तौर पे कि उसके अलावा कोई चारा नहीं रहा, उनको भी एक जीने का प्रॉपर हक मिल जाएगा। लेकिन क्या हम आवाजें उठाएंगे? क्या हम एक दूसरे की आवाज में आवाज मिलाएंगे? Exactly. ये सबसे बड़ा यही सवाल है। और देखिए कि हमारे सेनेट का इजलास नहीं हो पा रहा। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी खुर्रम साहब ऐड कीजिए प्लीज। मैं देखें, हम किसी भी मसले को जब समझना है तो उसको दुरुस्त समझिए। आवाज किसने रोका कि हम आवाज ना उठाएं?
हमारा काम ही यही है कि अभी जो प्रेसिडेंट अलवी की ट्वीट आई इसके ऊपर, और जो गवर्नमेंट का इस वक्त स्टैंस है वो बेहतरीन स्टैंस है जिसको हमें फॉलो करते हुए उसके मुताबिक चलना चाहिए कि हम उस आवाज को लेकर चलें कि ये मामला वहां पर बंद हो, जंग बंद हो। जो जंग में से गुजर रहा होता है और जिसके बच्चे और जिनके साथ ये काम हो रहा होता है उनको मालूम होता है कि वहां पर क्या हालात एग्जैक्टली सर, लेकिन मसला ये है ना, आवाज मैंने जो कहा कि तबकात में क्यों बटे हुए हैं, तो यही तो टेस्ट केस बनते हैं हमारे। कमजोर और दैट्स द प्रॉब्लम ना जी, दैट्स द प्रॉब्लम। जो वक्त गुजर जाया करता है, नहीं कर रहे हैं, उसको ताकत नहीं बना रहे। बिल्कुल जंगबंदी की बात कर रही हूँ। अगर आपकी आवाज में ताकत होती तो ये जंग इस तरीके से फास्फोरस बम ना गिरते। मसला ये है कि मुस्लिम, आप ये देखें कि मुस्लिम ममालिक, ये नहीं कि उनके अंदर कोई सलाहियत की कमी है या ताकत की कमी है, मसला ये है कि वो एक यूनाइटेड आवाज नहीं बन रहे। अगर वो आवाज वाकई एक पुर असर आवाज बन जाए तो ये जो जंग है ये कल को एक भी इसराइल की हिम्मत ना हो कि वो करें, क्योंकि दे वुड सी कि एक यूनाइटेड आवाज है। क्या यूनाइटेड आवाज आ रही है? नहीं आ रही। इस तरह से तो मैं कहूँगी ट्वीट्स तो मेरी भी है, मैं तो जाके फलस्तीन के एम्बेसडर से मिली भी हूँ, ठीक है। हमारी पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है उनकी भी हमारी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इसके ऊपर। लेकिन ये कि इंडिविजुअल आवाजें हैं, आपकी कौमी आवाज और आपकी आलमी आवाज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मुस्लिम दुनिया कलेक्टिवली एक आवाज बन रही है? दैट इज द क्वेश्चन। एग्जैक्टली। लेकिन मैं जरा क्विकली मंसूर जाफर साहब की तरफ जाऊँ। मंसूर साहब, ये अभी जो अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का कि जी आप जो हैं वो गज़ा के बाज़ इलाके जो हैं उनको खाली कर दें, तो अब उसका रिस्पांस क्या आ रहा है? लोग वहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है तमाम बॉर्डर्स हैं वो तो नहीं खुले, वो जो मिस्र की सरहद है उस तरफ कुछ इलाके हैं जहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ से लोग जो हैं वो एग्जिट कर सकते हैं, कर जाते हैं, माजी में भी किया है। लेकिन सर ये बताइए कि अगर वो निकल जाते हैं वहाँ से, तो यही तो सर इसराइल फिर चाह रहा है, यही तो उसके अज़ाइम है, वो यही तो चाहता है कि जी इस ये जो चंद किलोमीटर की ये जो पट्टी है जिसमें 23 लाख 20 लाख अफराद जो हैं वो रहते हैं, ये एक एक करके यहाँ से निकलें, उसको वो खंडरात में तब्दील करे और उसके बाद फिर लोग जब यहाँ से चले जाएं तो वापसी उनकी मुमकिन ही ना बनाई जा सके। देखिए जी, ये इस वक्त जो है 1948 नहीं है, ये 2023 है, और ये 2023 में फ़लस्तीनी जो हैं वो आग और खून का दरिया अबूर करके पहुँचे हैं। वो इसलिए इस मौजूदा इस टुकड़े में मौजूद नहीं है 23 लाख की तादाद में कि वो यहाँ से चले जाएं। फ़लस्तीनियों ने जो अपनी सरज़मीन के साथ उनकी अटैचमेंट है वो उनके दीन और ईमान का हिस्सा है, वो इसे एक इस्लामिक ट्रस्ट समझते हैं और इसी हवाले से वो दिफाए क़िबला अव्वल की जद्दोजहद के लिए सर पे कफन बांध के वहाँ मौजूद हैं। अगर कोई हुकूमत इसराइल हो या कोई ऐरा गैरा, वो ये समझता है कि फ़लस्तीनियों को धौंस और धमकियाँ दे के उनको अपने अवाम के ख़िलाफ़ खड़ा करके वो यहाँ से उनको निकाल पाएंगे, तो अव्वल तो ये लॉजिस्टिकली वैसे ही इम्पॉसिबल ख़याल है, क्योंकि ये कोई एक दो अफराद नहीं है, 23 लाख की पॉपुलेशन है। उनके जो करीब तरीन इमीडिएट उनका नेबर है वो मिस्र है। मिस्र कभी भी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं लेगा। दूसरी तरफ जो दरिया उर्दन के पार उर्दन का इलाका है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियन महाजर डायस्पोरा की शक्ल में मौजूद हैं, उनकी वहाँ पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है। इसके अलावा उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मेडिटेरेनियन सी बचता है, वो उसमें तो जा सकते हैं, लेकिन वो फ़लस्तीन की सरजमीन छोड़ के कम से कम अपने पैरों पे चल के नहीं जा सकते। इसराइल उनको वहाँ दफन कर सकता है। आप ये याद रखिए कि फ़लस्तीनियों ने जो अपना राइट ऑफ रिटर्न है उसके लिए जितनी आवाज़ बुलंद की, ये जितना भी अभी आपको ये वहाँ पे गज़ा के अंदर एक मिलिट्री ऑनस्लॉट नज़र आता है, ये बाकायदा 2 साल का होमवर्क है, जिसके नतीजे में उन्होंने इस पूरी गज़ा स्ट्रिप का एक एक इंच मापा और वहाँ पे जहाँ जहाँ उनके लूप होल्स थे उन सारों को प्लग करके उन्होंने ये एक्टिविटी की है। और ये इसलिए नहीं कि यकीनन जो जंग की हौलनाकी है उससे कोई इनकार नहीं है, कोई मफ़र नहीं है। और माजी में हमें बतौर मुसलमान ये सबक तारीख़ देती है कि आप अगर कमज़ोर भी थे लेकिन अगर आप हक़ पे थे तो आपने जद्दोजहद की, चाहे वो आपको जंग बदर की शक्ल में 313 मुजाहिदीन हो या उसके बाद आने वाली तारीख़ के मुख्तलिफ मौक़े, चाहे वो इमाम हुसैन साहब की जद्दोजहद हो, तमाम के तमाम आज के जो और उनका जितना भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इस जद्दोजहद का, वो तमाम ये इस्लामी तारीख़ और ख़ास तौर पे वो जंग ये किसी ख़ित्ता ज़मीन के लिए नहीं लड़ रहे, वो अपने क़िबला अव्वल के दिफा की जंग लड़ रहे हैं। और ये दिफा जो है ये पूरी उम्मत का फ़र्ज़ है और वो ये फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहे हैं उम्मत के बिहाफ पे। अगर आज उम्मत उनके साथ बयानात की हद तक भी नहीं खड़ी
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी जद्दोजहद गलत है या उनकी स्ट्रेटजी गलत है। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा सर। एक ब्रेक लेनी है मैंने, और आप बयानात की बात की है, और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बयानिए की भी बात करेंगे कि अब क्या जो है वो बयानियाँ लेकर सियासी जमातें इलेक्शन में जाएंगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मुल्क में जो सियासत इस वक्त चल रही है उस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सेनेटर साहब कामरान साहिबा, मंसूर जाफ़र साहब, मशरिक़ वस्ता के जो हैं उमूर के माहिर हैं। और इससे पहले की तरह हम आगे बढ़ें, मैं ज़रा ये जानना चाहता हूँ सहर कामरान साहिबा आपसे कि अभी ये हमने शायद पहली दफ़ा नहीं है कि हमने सुना या देखा कि जी -1, अब तो सहर साहिबा -1 के बाद -2 की भी शुनीद है। तो आप इस पे जो है वो यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि आप इसको सेकंड करेंगी कि सियासत पाकिस्तान की ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर -1 और -2, क्योंकि आप लोगों ने तो जाहिर सी बात है बहुत पॉलिटिक्स में मामला जो हैं उनको देखा है और भुगता है। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं उनका वाहिद हल जो है साफ और शफाफ इलेक्शन है, और इस किस्म का तासुर कि कोई -1 है, कोई -2 है, या जो है कोई ऐसा बयानिया बना जा रहा है कि किसी को खसूसी जो है प्लेट में रख के इक़्तिदार दिया जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अवाम का ये मैंडेट है कि वो अपने वोटों के जरिए मुंतखब करें अपने नुमाइंदों को, और फिर उनके नुमाइंदों का मैंडेट है कि वो आगे हुकूमत के अमूर चलाएं अपने मंशूर के मुताबिक, अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक। अवाम को बिल्कुल हक हासिल है कि वो किसके मंशूर को, किसकी जो है वो आइडियोलॉजी को कबूल करते हैं, किस पर एतमाद करते हैं। ये हक अवाम का है। इसके ऊपर कोई पहले से किसी किस्म की जो है हम ये कहें कि जी कोई सेटिंग हो गई है, कुछ डिसीजंस हो गए हैं, वो बहुत गलत डील हो गई है, जिसको हम बोले कि डील हो गई है, ये बहुत ही गलत तासुर है। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए। और जो कवानीन है मुल्क के, वो सबके लिए यकसा है। इसमें मैं कहूँ कि इसमें आपको तफरीक करनी होगी कि -1 -2 या मुल्क के कवानीन। अगर कोई शख्स जो है वो कानून के जुमरे में आता है, और तो मैं समझती हूँ कि जो अदल और इंसाफ का जो मेयार है वो कायम रहना चाहिए, और मुल्क के कवानीन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। उसके अंदर हमें बाकी मैं नहीं समझती कि किसी जमात को या किसी शख्सियत को जो कि सियासत में हो उसको माइनस किया जा सकता है। हमने इससे पहले देखा कि बहुत से इस किस्म की कैलकुलेशंस हुई, मगर हमने वक्त के साथ साथ देखा कि वो गलत साबित हुई। यानी ये सियासत जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पे, वो मंशूर की बुनियाद पर और वो नजरिए की बुनियाद पर आगे चलती है, और उसको जो है वो अवाम फैसला करते हैं कि किसको रहना है सियासत में, किसको नहीं रहना, किसको इक़्तिदार में रहना है, किसको नहीं रहना। लेकिन ये किसी कैलकुलेशन से इसकी नफी नहीं होती। तो मैं ये समझती हूँ कि इस किस्म का तासुर ही गलत है। अच्छा, मैं ज़रा खुर्रम साहब की तरफ, खुर्रम साहब हम बातें करते हैं माजी में भी हुई, लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं आपको लगता है कि यहाँ माजी में कभी भी डील करके ना कोई यहाँ से गया है और ना डील करके वापस आया है? देखें, हम माजी और आज हाल को देखें। जो मैं तो कहूँगा हाल पे आएँ, क्योंकि पब्लिक जो होती है, जो आमत उन्नास है, वो हाल में से गुजर रहे होते हैं, और उनके जो सेंटिमेंट्स हैं या उनकी जो फीलिंग्स हैं वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं उस सिचुएशन के मुताबिक उनकी फीलिंग्स होती हैं। जो प्रेजेंट हम गुजार रहे हैं ना जी, उसमें लोग आजिज़ हैं। और अगर -1 -3 की बात को मैं छोड़ दूं, अगर आप यकीन करें जाएं और पब्लिक से 1 on 1 लोगों को जाके एक से पूछें, लोग तंग आ चुके हैं, लोग आजिज़ हैं, लोगों को एतमाद नहीं रहा, लोगों को एतबार नहीं रहा। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि क्या ये मुल्क रह गया है कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही बार बार वो आते रहे सारे, या ये मुल्क रह गया है कि कुछ खानदानों के पास ही तकसीम हो जाए? क्या पॉलिटिकल पार्टीज बाय देमसेल्फ भी कभी ग्रो कर सकती हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज ने रहना है उनकी तमाम वो जो एक शेडो है उनके नीचे? ये वो जेन्युइन क्वेश्चन है जिनको हम फेस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, पब्लिक आजिज है, पब्लिक तंग आ चुकी है। -1 -2 -3 ये तमाम वो चीज़ें जो फैलाई जाती हैं फिर फेंकी जाती हैं, ये कोई नहीं देखता कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ और क्या करता रहा हूँ। और दिस इज हाउ दे क्रिएट मोर एम्बिग्यूटी, और लोगों के दरमियान और कियोस, लोगों के दरमियान और इश्कालात और शुबहात पैदा करते हैं। नोबडी बाइज दैट। अच्छा, अब एज ए पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है सर, आपका पॉइंट आया। एज ए पॉलिटिकल पार्टी सर देखें, कलेक्टिव जो है वो मेरा आखिरी चीज जी, मेरा आखिरी
मैं एज ए पॉलिटिकल पर्सन, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमें चाहिए क्या, हम ये देखें। हमें ये चाहिए कि यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, हमें ये चाहिए कि यहाँ पे इकोनॉमी ठीक हो, हमें ये चाहिए कि जो पॉलिसीज अच्छी चल रही हैं ये कैरी ऑन हो, हमें ये चाहिए कि जो कोर्ट्स डिसीजंस देती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हों, और हम किसी इदारे को मिलाइन ना करें और ना पब्लिक की आंखों में इदारों को डैमेज करके समझें कि हम सुरखरू हो गए। हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें पीस चाहिए, लेकिन जब तक हम अपना जुल्म बंद नहीं करेंगे, कौन सी जगह आप मुझे बताएं जहां पे हम जालिम नहीं और जुल्म नहीं करते। बेवा की जमीन हथियाने से लेके, यतीमों का माल खाने से लेके, कौन सी जगह है जहां पे हम जुल्म नहीं करते। हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को काबू करके, हम माफियाज कहते चढ़ के हम अपनी सर, लेकिन फिर खुर्रम साहब यही तो इशू है ना। मैं आपका सारा पॉइंट आया, मैं जरा यही बात लेके जरा मैं मंसूर साहब की तरफ जाऊं। मंसूर साहब, सर फिर यही होता है ना कि जब आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक ऐसा शख्स पीटीआई का चेयरमैन जो कि बातें उसने ज़ाहिर है बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और बहुत से लोग आज भी कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत इस वक्त उनकी होती तो फ़लस्तीन के मसले पर बड़ा ठोक बजा के वो अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करते, जैसे उन्होंने कश्मीर का मुकदमा पेश किया था यूनाइटेड नेशंस में। सर मंसूर साहब से मुझे जरा पॉइंट लेने दें, फिर मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ जी। लेके मेरे से ये सवाल लाजमी कीजिएगा। मेरे ख्याल रोकड़ी साहब जवाब दे दें, इसका बेहतर है जी। सर मैं जाता हूं, उनकी तरफ भी जाता हूं, लेकिन मैं अगर उसकी गवर्नमेंट होती। हाँ सर मंसूर साहब, मैंने तो बॉल फेंक दी है रोकड़ी साहब के कोर्ट में। चले उनको देखिए, पहली बात ये है कि गवर्नमेंट किसी एक शख्स की नहीं होती। आज मुंतखब हुकूमत होती तो मुंतखब हुकूमत का एक क्लियर पोजीशन होती। मुंतखब हुकूमत जो भी होती, मुंतखब हुकूमत हो तो सलाना चेक पोस्ट पे हमले के बाद एक पोजीशन आ जाती है। मुंतखब हुकूमत होती तो नेशनल एक्शन प्लान पास हो जाता है। मुंतखब हुकूमत होती तो एक पोजीशन आ जाती है। आज आप ये देखिए कि सेनेट का इजलास तक नहीं हो पा रहा। वो लोग जो खुद कंफ्यूज हैं एक जमहूरी या पार्लिमानी निजाम को लेके, वो क्या आपको राय दे पाएंगे। मसला ये कि हमें पहले ये देखना होगा कि ये जो एक हम कहते हैं ना कि किस निजाम से एक निजाम को चलने दें, उसकी कंटिन्यूटी को चलने दें, जो जिसको अवाम मुंतखब करें उसको चलने दें। देखिए बात ये है कि हमें साहबा आप ये कह रही हैं कि जिनको मुंतखब करें उन्हें चलने दें। आप ही लोगों ने तो फारिग किया, खुर्रम हमीद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमने नहीं किस बुनियाद पे फारिग किया? वही बात है कि वो आज खड़े होते तो वो आज मुस्लिम उम्मा का वो दावा करते हैं जी सबसे बड़ा लीडर बन के खड़ा होता है और फलस्तीन के मसले पे वो अपना पॉइंट रखते हैं। मसले पे आवाज सुननी थी तो आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरा पॉइंट भी लीजिएगा, आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सुनते हैं, आप पाकिस्तान की आवाम की सुनते हैं। आप जिसको कह रहे हैं कि जी क्या उनको कैसे मुंतखब किया गया था, मसला नुकसान वहीं पे हुआ जहां पे चंद लोग ये सोचते हैं कि ये चंद हाइब्रिड रिजीम, ये जो कठपुतली लोग हैं, ये आके कोई इनकलाब ले आएंगे। मैं तो अभी आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के बयान सुन के परेशान हूँ कि वो कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर हैं, ना मुझे इजाजत दीजिएगा एक बात करने की, ना हमारी जो है वो सरहदें महफूज है, ना हमारी फिजिकल स्पेस महफूज है। देखिए इस तरह का बयानिया कंफ्यूज नहीं चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को क्लैरिटी ऑफ पोजीशन चाहिए, बहुत सारे मामलों में क्लैरिटी चाहिए। खुर्रम साहब क्विकली आप अपना पॉइंट दें, मैंने फिर सर मंसूर जावेद आपकी तरफ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट उनसे बात करनी है। 2 पॉइंट्स है सर। आपकी सरहदें भी महफूज हैं, आप बेहतर डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि मुल्क आपका सस्टेन कर गया। ठीक है। दूसरी चीज ये इलेक्शन आ रहा है, अभी इलेक्शन को आपको कोई किसी और तरफ नहीं जा रहा। वी आर गोइंग टुवर्ड्स इलेक्शन। जिस बंदे का आपने जिक्र किया कि वो अगर उसकी हुकूमत रहती, वो कायद मुस्लिम उम्मा का वो नारा मारता, उसकी हुकूमत रहती, तो आज आपका पाकिस्तान ना होता। आप क्लैरिटी की तरफ जाएं। ये तो मैं क्रेडिट देता हूं इनको कि इन्होंने वो जलता हुआ टायर गले में डाल के, ये जो पीडीएम वालों ने बहुत सारी चीजें बचाई। नोबडी शुड पैनिक नाउ। इलेक्शन आपका आ रहा है, इलेक्शन आएगी, मुंतखब हुकूमत आ जाएगी, लेकिन मुंतखब हुकूमत आके काम क्या करेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। मुंतखब हुकूमत जो लाने वाले हम तमाम पॉलिटिशियंस हैं, हम टिकट किसको देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम आगे सर आपका पॉइंट आ गया, क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मैं आ गया सर, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। मंसूर जाफर साहब, सर हर चीज का कोई ना कोई ज़ाहिर हल होता है मसले का, और जो इस वक्त ये फ़लस्तीन का मसला है इससे दिल दुख रहे हैं। ये नहीं है कि लोग जो हैं वो इत्मीनान से बैठे हैं। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपना लाइफ, वो सब कुछ सिलसिला चलना है, करना है, लेकिन वही बात कि हमने प्रोटेस्ट भी करना है, हमने अपनी आवाज़ उठानी भी है। लेकिन सर जो हम बहैसियत कौम और अवाम आवाज़ उठा रहे हैं, क्या वो उसको रियासत जो है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है इस वक्त? देखिए जी, रियासत जो है वो उसका नैरेटिव हमेशा आवाम के नैरेटिव से डिफरेंट होता है,
क्योंकि वो जिन पॉलिसियों जिन एजेंडे को लेके चल रही होती है वो यकीनन आवाम की सैंक्शन से नहीं बनता, और पाकिस्तान उसके बारे में कोई एक्सेप्शन नहीं है। पाकिस्तान का भी यही हाल है। अभी आप देखिए कि इस इम्पोर्टेंट इशू पे जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ट्वीट किया है वो टोटल डेविएशन है जो पाकिस्तान के जो बानी थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, मसला फ़लस्तीन के हवाले से, इसराइल के हवाले से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था और हमारी जो खारजा पॉलिसी का वो कॉर्नर स्टोन रहा है, उसमें उन्होंने 2 रियासती हल के हवाले से हमायत की है। 2 रियासती हल का मतलब ये है कि आपके घर पे कब्जा हुआ है, अब आप ताकतवर हैं तो आप उसके साथ जो है ना मेरा घर भी कबूल कर लें और ताकि मैं भी आपको रहने की इजाज़त दे दूं। जबकि हमारा जो मुसल्लमा मौक़िफ़ रहा है वो यही था कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं इस मौजू पे कि जिसमें जो फ़लस्तीनियों को जो है उनका इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो देने की बात की गई थी, उसमें किसी 2 रियासती हल, अभी पीस प्रोसेस की भी बात हुई तो पीस प्रोसेस यहाँ पे इस नौइयत के चले हैं कि जिसमें ओस्लो अकॉर्ड के बाद से अभी जिन्होंने वो साइन किया था यासिर अरफात साहब की पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, अभी उनकी हालत यह है कि वो फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर हैं, लेकिन वो मुलाकातें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से उर्दन में जाके कर रहे हैं, अपने अवाम उनके मर रहे हैं, उनके दरमियान में वो नहीं है। जो आपने बात की ना कि अवाम का एजेंडा या हुकूमत का, ये फ़र्क है अवाम और हुकूमत के एजेंडे में कि अवाम सड़कों पर लड़ मर रही है और वो जाके उर्दन में बैठे हैं। एग्जैक्टली। तो जब ऐसी हुकूमत, मंसूर साहब, फिर जो इब्राहिमी मुआहदा हुआ यूएई के साथ, उसमें यही लिखा था ना कि हाँ जी जो यानी 2 रियासती हल की बात की गई थी, और अब जो है वो हमास के हमले के बाद आपको क्या लगता है कि मामलात जो हैं वो 2 रियासती हल की तरफ जा रहे हैं या नहीं, वही ग्रेटर इसराइल की तरफ जो है वो आपको मामला जाता दिखाई दे रहा है? देखिए जो माहिदा इब्राहिम जो है वो तो बुनियादी तौर पे खलीज की एक रियासत जो है उन्होंने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात का डोल डालना था और उसकी बेस पे उन्होंने उस माहिदे को एक्सटेंड करना था टुवर्ड्स दीगर स्टेट्स के जिन्होंने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने थे। उसका फ़लस्तीन के मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। फ़लस्तीन का मसला और ख़ास तौर पे जो उनका 2 रियासती हल की बात है, अभी रिसेंट एग्जांपल आप देख लीजिए कि यहूदी कितना एक्सेप्ट करते हैं आपको फ़लस्तीनियों को कि यूएन जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी सदर ख़िताब के लिए खड़े हुए हैं तो इसराइल का नुमाइंदा हॉल से बाइकआउट करके चला गया है। तो आप इस हद तक तो किसी को बर्दाश्त नहीं करते, तो वहाँ उनकी सरजमीन उनके हवाले करेंगे एक अलग रियासत के तौर पे, और ख़ास तौर पे वो किबला अव्वल के जिसके लिए उनकी 3री 4थी नस्ल जो है वो कुर्बानियाँ दे रही हैं। तो मैं समझता हूँ हमें ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उनको जहन में रखना चाहिए और उन्हीं हक़ाइक़ की रोशनी में, और अगर कोई वहाँ पर फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप जद्दोजहद करें, और ये उनकी अकेलों की जद्दोजहद नहीं है, ये इसराइल जो है कैसे मार्ज वजूद में आया। आज अगर अमेरिका उनको दहशतगर्द कहता है इन तमाम मज़ाहमती तंजीमों को, तो अरगन जो है और इसी नौइयत की जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें थी उस वक्त यहूदियों की। सर मैं छोटा सा एक सवाल मंसूर साहब से ये करना चाहूंगा कि हम कैसे मदद करें, पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों की मदद कैसे करें? जी 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 मैं समझता हूँ जी कि जो इस वक्त मास सपोर्ट है उसका एक इम्पैक्ट है। ट्रैवल जब यहाँ से, अगर हमें वहाँ से ब्रूटल इमेजेस से हमें दुख होता है, तो जो फ़लस्तीनी जब यहाँ पे आवाम को मैसिव रैलियों में उनके साथ इज़हार यकजहती करता हुआ महसूस करते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा खून बढ़ता है कि हम अकेले नहीं हैं। और बेसिकली इन्हीं सपोर्ट, इसी नौइयत की सपोर्ट का उन्हें यकीन भी है और माजी में होने वाली जंगों में वो इसका मुजाहरा भी देख चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, इतना बड़ा खुद पर एतमाद किया है कि उन्होंने इसराइल जैसी दुनिया की 18वीं फौज के साथ जो है वो निहत्ते मुतवाज़े हथियारों के साथ टक्कर ली है। ठीक है। अच्छा खुर्रम रोकड़ी साहब, सर हम प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं, ज़रा अपनी पॉलिटिक्स की ज़रा एक बार फिर बात करें। आप लोग सर क्या जलसे वलसे कर रहे थे, वो कैंसिल हो गए, झंग में आपका जलसा होना था, क्या वजह है? उधर नून लीग जो है उसने भी ऐलान किया पहले कि जी हम जलसे करेंगे, और फिर जनाब एकदम से जो झाग हैं वो बैठ गए, और अब कहा जा रहा है कि जी 21 अक्टूबर को ही बस जो है ना वो हमने एक बड़ा जलसा करना है। तो ये जो माहौल बनता दिखाई दे रहा था, इसकी क्या वजह बनी सर? 21 अक्टूबर का जो केस है ना जी, वो डायरेक्टली लिंक्ड है नून लीग के साथ। सो दे आर द बेस्ट वंस हु कमेंट ऑन दिस, और वो अपनी इस चीज़ को सफाई दें या जो भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं किया। कोई होंगी मुहर्रिकात, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि जो कौम जिस हालात में से हम गुजर रहे हैं, लेट्स होप कि हम जो जनवरी का इलेक्शन है हम उस तक पहुँचें और हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमें मिलें और आगे एक गवर्नमेंट बन सके। ये हमारा सारों का फोकस होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, और हमें बैठकर इसी के ऊपर। मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है वो फयाजुल हसन चौहान साहब से भी पूछा था, उनकी ज़ाती राय थी कि उनको नज़र नहीं आ रहे हैं जनवरी में इलेक्शन। आपकी क्या है सर, और आपकी ख्वाहिश क्या है आपकी? सर मेरी ज़ाती राय तो मैंने पहले बहुत अरसा से दे रहा हूँ कि आप मेरी ज़ाती राय की अहमियत, यानी मेरी ज़ाती राय तो टोटली डिफरेंट रही है,
लेकिन अब जिस तरफ कोर्स जा रहा है, जो हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरफ आप डायरेक्शन नजर आ रही है, वो ये है कि इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं। अब उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस दिन डेट अनाउंस करेगा हम उसको अवॉइड करेंगे, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिलाइन करने लग जाएं और वो इदारा कि जिसने कल आपका इलेक्शन कराना है, हम उसकी जो वैल्यू है या उसका जो वजन है या उसका जो मकाम है अपने पब्लिक या लोगों के आगे उसको डैमेज करें, या ये काम हम नहीं करेंगे। सर साहब वेरी पेशेंटली वेरी ठीक है। सर साहब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो क्लोज रहे हैं आसिफ ज़रदारी साहब के, तो अब उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जनवरी में कैसे आप इंतखाब कराएंगे, सर्दी होती है, लोग छोड़ के चले जाते हैं अपने इलाके, वापस कैसे आएंगे, बर्फ़बारी हो रही होती है, तो वो तो गाहे बगाहे, और इससे पहले वो दहशतगर्दी जो हो रही थी वाक़यात उसको भी बुनियाद बना के कह रहे थे। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है मौलाना साहब के साथ पीपल्स पार्टी की? देखिए, पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है। कभी आपकी जो है हुकूमती तौर पर अगर आप साथ बैठते हैं या कोलिशन होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी नजरिया या हमारी सोच भी एक होगी। पीपल्स पार्टी का एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है इलेक्शंस को लेके, और हम समझते हैं कि आईनी मुद्दत में इलेक्शंस होने चाहिए, और क्योंकि आईनी मुद्दत में नहीं हो पा रहे हैं तो भी हम कहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए, कि उससे बेयकीनी खत्म होगी, पाकिस्तान के लिए जरूरी है। अब ये देखें कि अभी जितने भी एक मिथ थी, सोच रहे थे कि कोई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कोई विजिट हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब भी आपकी केयरटेकर हुकूमत होगी ना, केयरटेकर हुकूमत का मौक़िफ़ में क्लैरिटी है। मैं तो दरख्वास्त करूंगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सलमान खाकर साहब को कि आप बराए मेहरबानी ऐसे बयानात ना दें जिनसे कंफ्यूजन बढ़े, जिससे जो है गुमराही बढ़े, जिससे जो है अवाम के अंदर जो है इस तरह बढ़े। बात ये है कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब और मंसूर जाफर साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।